हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 8 यूनिट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे कर राजस्व वितरण। गैर कर राजस्व वितरण। केंद्र के गैर कर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियों के स्रोत निम्न हैं: डाक एवं तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के एवं मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और समय अवधि समाप्त होने पर उगाही। राज्य में गैर कर राजस्व कर के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत इस प्रकार है: सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक उपक्रम और समय चूकने पर उगाही। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी सीमा शुल्क को छोड़कर केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके इनके स्थानों पर एक साथ वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। कब से लागू किया गया जीएसटी को? 1 जुलाई 2017 से। पिछले 4 दशकों में वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर अप्रत्यक्ष कराधान का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसे 130 देशों में अपनाया गया है और इसके फलस्वरूप विश्व के कर राजस्व का 5वां भाग प्राप्त किया गया है। कई विकासशील देशों में कर सुधारों के अंतर्गत वैट को अपनाने की ओर ध्यान दिया गया है। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे संघीय देशों ने अपनी संरचना के अंतर्गत सफलतापूर्वक जीएसटी को अपनाया है। जीएसटी के स्वरूप कितने प्रकार के हैं? जीएसटी क्या स्वरूप है उसका, ये हम पढ़ेंगे अभी। वस्तु एवं सेवा कर भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में स्वतंत्रता के पश्चात एक भगीरथ प्रयास है। वस्तु एवं सेवा कर प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जो वर्तमान में लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित करता है। ये कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक कर एक देश की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि वर्तमान में देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क तथा राज्य पर बिक्री कर, प्रवेश कर यानी कि एंट्री कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर तथा लॉटरी, जुए एवं बैटिंग पर लगाए जाने वाले कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर आरोपित किए जाते हैं। इन सभी करों का जीएसटी में समावेश हो जाएगा। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा की खरीद पर दिए गए कर को उनकी सप्लाई के समय दिए जाने वाले कर के मुकाबले समायोजित कर दिया जाता है। अर्थात जीएसटी एक ऐसी सरलीकृत संरचना है जो वस्तुओं के निर्माण पर या माल की बिक्री पर अथवा सेवाओं के प्रावधान पर कर की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर और वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। जीएसटी के प्रकार। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत 4 प्रकार के जीएसटी का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाए जाने व वसूल किए जाने का प्रावधान है। पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अखबारी, औषधि और आबकारी यानी कि औषधि और शौचालय निर्माण, आबकारी का अतिरिक्त शुल्क यानी कि विशेष महत्व का सामान, आबकारी का अतिरिक्त शुल्क यानी कि कपड़ा और वस्त्र उत्पाद, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क जो सीवीडी के तहत जाना जाता है, सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क यानी एसएडी, सेवा कर तथा
वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित उपकर और अधिभार शामिल है। वे सभी कर जीएसटी के लागू होने पर सीजीएसटी के अंतर्गत समाहित हो गए। राज्य जीएसटी एसजीएसटी के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाए एवं वसूल किए जाएंगे। पूर्व में राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले करों के अंतर्गत राज्य वैट, खरीद कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, ऐश्वर्य कर, लॉटरी, सट्टे एवं जुए पर कर, केंद्रीय बिक्री कर तथा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित राज्य उपकर और अधिभार शामिल है, जो जीएसटी के लागू होने के साथ ही एसजीएसटी के रूप में परिवर्तित हो गए। एकीकृत जीएसटी में एकीकृत जीएसटी का प्रावधान है। आईजीएसटी अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर। यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाता है। आईजीएसटी के तहत प्राप्त कर की राशि को राज्यों को होने वाले राजस्व क्षति की पूर्ति हेतु राज्यों में वितरित कर दिए जाने का प्रावधान है। संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत यूटीजीएसटी की व्यवस्था या प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां उनकी अपनी विधानसभाएं नहीं हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली। इन प्रदेशों में केंद्र द्वारा कर लगाने व वसूले जाने का प्रावधान है। जीएसटी से बाहर के कर वैसे कर जो जीएसटी के किसी भी प्रारूप में शामिल नहीं हैं। उनमें मानव उपभोग के लिए शराब, रियल एस्टेट, कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा हवाई एवं टरबाइन ईंधन पर कर शामिल है। ये सभी कर जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे तथा इन उत्पादों पर वर्तमान में प्रचलित कर प्रणाली जारी रहेगी। राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी की संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो। अनुदान दो प्रकार के होते हैं। पहला है विधिक अनुदान। अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। राशि भारत की संचित निधि से दी जाती है। इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बाहुमूल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। जैसे असम अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान सामान्य एवं विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर किया जाता है। सेकंड है विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र योजना आयोग यानी कि नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय की अनुशंसा पर राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें केंद्र बाध्य नहीं होता तथा अपने स्वविवेक की निर्भरता पर कार्य करता है। इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं। योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्मित राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। उल्लेखनीय है कि विवेकाधीन अनुदान
केंद्र द्वारा राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता का एक बड़ा हिस्सा देते हैं। इसलिए केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग की भूमिका वित्त आयोग से अधिक अहम है। योजना और केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य के वित्त संबंधों में योजना आयोग की अहम भूमिका कैसे है? क्योंकि यह फर्स्ट पॉइंट है इसका, राज्य योजना का आकार और उसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। सेकंड पॉइंट है राज्य योजना के लिए भौतिक और वित्तीय साधनों को संगठित करता है। थर्ड पॉइंट है विकास में अंतर्राज्यीय विषमताओं को कम करता है। फोर्थ पॉइंट है राज्यों के बीच एक समान आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग राज्य के विकास कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखता है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता जैसे राज्य सूची के विषय योजना आयोग की गतिविधियों में शामिल होने लगे। वास्तव में राज्य सरकार के अंतर्गत शायद ही ऐसी कोई गतिविधि है जिनमें योजना आयोग की पहुंच ना हो। भारत में संघ और राज्यों के माध्यम से वित्तीय संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। इसके कई कारण हैं। क्या क्या कारण है इसका? फर्स्ट पॉइंट है कई राज्य सरकारों की यह शिकायत रहती है कि केंद्रीय सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होती है। राशियों का निर्गमन अपेक्षित खातों पर निर्भर करता है और राज्य सरकारों को अपने खातों को तैयार करने और जांच करवाने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है केंद्र पोषित कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता की सूचना हमेशा विलंब से मिलती है, जिसके फलस्वरूप इन योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट है केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों पर कई प्रकार की शर्तें रख दी जाती है। इन शर्तों को पूरा करने में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता और अधिकता के कारण प्रकृति आपदाओं के लिए घोषित सहायता राशि के निर्गमन में भी विलंब हो जाता है। राज्य सरकार ने अपने लिए अधिक करारोपण शक्तियों की मांग की है। उनका मानना है कि संसाधनों का और अधिक दोहन संभव नहीं है और उनका आधार भी बहुत संकीर्ण है यानी छोटा है। अतः वे राज्यों के विकास के लिए अधिक संसाधनों की मांग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्रों में अधिक शक्तिशाली है। जो केंद्र है, जिसका केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकारें होती हैं उसकी अपेक्षा क्या होती है, केंद्र की अधिक वित्तीय क्षेत्र में वो अधिक शक्तिशाली होता है। प्रोफेसर पायले के शब्दों में वर्तमान स्थिति में राज्यों के पास सीमित साधन है। जो राज्य हैं उसके पास क्या है, सीमित साधन है और अपनी अधिकतर विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है तथा कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है। केंद्र राज्य संबंधों का महत्वपूर्ण अनुच्छेद 73। केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों पर सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 162। राज्यों की शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडलों की कानून बनाने का अधिकार है। थर्ड पॉइंट है अनुच्छेद 256। राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा पारित कानून को स्वीकार करें। फोर्थ पॉइंट है अनुच्छेद 275। 2 संसद राजपथों, बड़ी सड़कों, नहरों, जलपथों या नौकागम्य नदियों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 257। किसी राज्य में रैलों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में संघ को राज्य कार्यपालिका को निर्देश देने का अधिकार है। अनुच्छेद 258 ए राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से कोई निश्चित कार्य शर्त या बिना शर्त केंद्र को सौंप सकता है, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की संबंधित
अधिशासी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती है। केंद्र एवं राज्य संबंधी आयोग, समिति एवं परिषद। केंद्र एवं राज्य के प्रशासनिक संबंधी आयोग, समिति एवं परिषदों का विवरण। प्रशासनिक सुधार आयोग। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC का गठन किया। कब? 1966 में। बाद में हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिसने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अपनी रिपोर्ट 1969 में 1969 में केंद्र सरकार को सौंपी, जिसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी? निम्न है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, राज्य को अधिक शक्ति प्रदान की जाएगी। थर्ड पॉइंट है, केंद्र पर निर्भरता कम करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, सार्वजनिक जीवन व प्रशासन का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है, राज्य में सशक्त बलों की तैनाती राज्य के अनुरोध पर की जाएगी। राजमन्नार समिति। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान संशोधन के सुझाव देने के लिए वर्ष 1969 में डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट वर्ष 1971 में सौंपी। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी। कौन कौन सी सिफारिशें थी? अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए, इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, राज्य को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाए। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेदों को समाप्त किया जाए। फोर्थ पॉइंट है, संघ एवं समवर्ती के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित किए जाएं। फिफ्थ पॉइंट है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। सिक्स पॉइंट है, केंद्र व राज्यों में एक पार्टी की सरकार हो। सेवन पॉइंट है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने के प्रावधान को समाप्त किया जाए। सरकारिया आयोग। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया तथा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1987 में सरकार को सौंपी। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न है। कौन कौन सी सिफारिशें थी सरकारी आयोग की? इसका फर्स्ट पॉइंट है, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाए। सेकंड पॉइंट है, अनुच्छेद 356 का उपयोग तथा तभी किया जाए जब सभी विकल्पों की संभावनाएं समाप्त हो गई हो। थर्ड पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाए। फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए। सिक्स पॉइंट है, वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच कार्यों का बंटवारा उचित और निरंतर होना चाहिए। सेवन पॉइंट है, क्षेत्रीय परिषदों को बनाया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित है। वर्ष 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत परामर्श और निपटान करने के लिए परिषद की स्थायी समिति की स्थापना की गई थी, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं। फर्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष और सेकंड है 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं।